हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपको जितना हो प्रैक्टिस सेट हल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा 3 भागों में होनी है। पहले भाग में आपकी हिंदी और आपकी अंग्रेजी आएगी, जो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। अगर ये आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बाकी के 2 भाग आपके चेक नहीं किए जाएंगे। सेकंड भाग आपका जीके और आपका जीएस का होगा, और तीसरा भाग आपका अपनी ही विषय का होगा, चाहे आपकी हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो। ठीक है, तो अब आप 30 अंक की तैयारी कैसे करेंगे जानेंगे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। क्योंकि मित्रों, आपको ये क्वालिफाइंग करना है ये पेपर, और आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर है, और ये आपका पहला ही प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि रोज़ाना आपको क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो आपके 8 प्रश्न जो हैं इंग्लिश के होंगे, बाकी के प्रश्न आपके जो है हिंदी के होंगे। तो अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए वाक्य के आधार पर दिए गए विकल्प में से फ्यूचर टेंस में से सही वाक्य बदलिए। तो सेंटेंस दिया गया है, ए फ्यू स्कॉलर्स लेफ्ट कराची फॉर एब्रॉड। इसको हमें फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसका सही आंसर है थर्ड, ए फ्यू स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर एब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसको हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है, सी वियर्स सिंपल क्लॉथ, वह साधारण कपड़े पहनती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदलेंगे, इसका राइट ऑप्शन थर्ड है, सी डज नॉट वियर सिंपल क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का एंटोनियम्स क्या है, तो इसका सही आंसर है थर्ड, अमेचर, मतलब शौकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ टेरिफिक। टेरिफिक का सिनोनियम्स क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड वाला सही है, एक्सीलेंट, मतलब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज, मतलब वाक्य के किस भाग में गलती है, यदि गलती नहीं है तो आंसर क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन पहला वाला सही है, द स्कूल इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज, वाक्य के किस भाग में गलती है, यदि गलती नहीं है तो आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर सेकंड वाला सही है, टू बी इन इट्स सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनालॉजिस ऑफ कंगारू जॉय। जैसे कंगारू का बच्चा होता है जॉय, इसी प्रकार से गूस मतलब हंस, हंस के बच्चे को कहेंगे गूसलिंग। ओके फ्रेंड, कंगारू का जॉय होता है, इसी प्रकार से गूस का गूसलिंग होता है। गूस में से होता है हंस, हंस के बच्चे को कहते हैं गूसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन ऑफ डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फ्रेज इन द ब्लू। इन द ब्लू ये सेंटेंस दिया गया है, इसका आइटम्स ऑफ फ्रेज है थर्ड वाला। तो ये है मित्रों आपकी सेकंड भाषा है आपकी हिंदी। कौन सी है, हिंदी है। तो कुल मिलाकर के आपके प्रश्नों की संख्या होने वाली है 30। 8 प्रश्न हो चुके हैं, अब ये 9वां प्रश्न है। ये आपको बताना है, ने जमा अन, नयन, ये ने जमा अन बनने से नयन बनता है, तो इसमें कौन सी संधि है। तो आपको पता होना चाहिए संधि कहते किसे हैं। तो 2 वर्णों के मेल को, किसे, 2 वर्ण यहाँ पर आपस में मिल जाएं, वह संधि कहलाती है। संधि मित्रों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। तो कुल मिलाकर के आपकी संधि कितनी हो जाएंगी, 3 प्रकार की आपकी संधि होनी है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि नयन में कौन सी संधि है। तो मित्रों दीर्घ स्वर संधि,
गुण संधि, यड़ संधि या आपके अयादि संधि। अगर आपने 4 क्वेश्चन को चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है, क्योंकि इसका आंसर आपका 4 है। ठीक है, तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर 4 आपका हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजमा छवि, प्रतिच्छवि, इसमें कौन सी संधि है? तो आपको संधियों को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें प्रतिच्छवि में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि या आपकी व्यंजन संधि। तो अगर आपने तीसरा प्रश्न चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, इसलिए आपकी यड़ संधि हो जाती है। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि, और आपकी अयादि संधि का सूत्र है एचो अया वाया वह। तो इसका सही आंसर, अगर आपने 3 सुना है तो बिल्कुल सही है। अपना स्कोर जरूर बताना, और आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकमल में कौन सा समास है? तो मित्रों देखिए, समास किसे कहते हैं? समास आपके जो है शब्दों का जो मेल होता है, ठीक है, जहाँ शब्द आपस में मिल जाएं वो आपका समास कहलाता है। वर्डों का जो है वो आपका क्या कहलाता है? संधि। यही बात याद रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नंबरों को गलत करा देती हैं। तो 2 वर्डों के मेल को संधि कहेंगे, और 2 शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? आपके समास कहेंगे। ठीक है, ये दोनों को बातों को याद रखना। नीलकमल यानी कि समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया समास 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक भी याद रख लेना, अब तक दादा, अब तक दादा, अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय, और द से द्वंद्व, और द से द्विगु समास। इस प्रकार अब तक दादा 6 समास होते हैं। इसमें पूछा है नीलकमल में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, या द्विगु समास है, या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है। तो मित्रों, बहुब्रीहि समास तीसरे का बोध कराता है, तीसरे इंसान के बारे में, यानी भगवान का नाम इसमें आता है। तीसरे का जहाँ पता चल रहा हो बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास एक दूसरे की तुलना की जाती है। द्वंद्व समास में च और अ विलोम होता है, जैसे माता और पिता। ठीक है, यहाँ च का होता है। तो अगर इसका तीसरा ऑप्शन आपने चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो इसका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो मित्रों, समास की क्या ट्रिक बताई वो आप कमेंट में बताना। अभी बताई है ना, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो ट्रिक कौन सी है वो कमेंट में जरूर बताना। तो चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, तो बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास। तो मित्रों, चतुर्भुज आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये संख्यावाची है। अगर आपने दूसरे को चुना है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, तो त्रिवेणी में बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व समास है। तो इसमें आपने द्विगु को मारा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला बुरा। देखिए, भला बुरा ये आपको समझ में आ रही होगी। ये यहाँ पर आपको डैश का सा चिन्ह नजर आ रहा हो तो आप लोग समझ जाना कि द्वंद्व समास है। यहाँ भला और बुरा विलोम है एक दूसरे का। तो भला बुरा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अगर आपने 4 को चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, तो भैया जहाँ कम श्वास निकलती है वो आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक श्वास निकले, महाप्राण पूछा है। तो आप इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि जहाँ अधिक समय लगता है आंसर आपका वही जाता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका अल्प प्राण किसे कहते हैं? ले देखिए, आ भी गया आपका क्वेश्चन। ये 16वां क्वेश्चन है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। देखो, अधिक श्वास निकलती है वहाँ महाप्राण होता है, जहाँ पर कम श्वास निकलती है वो आपका अल्प प्राण होता है। अगर आपने पहला को चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो स्त्रीलिंग, देखिए आपके जो लिंग हैं वो हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। एक होता है आपका स्त्रीलिंग, दूसरा होता है आपका पुल्लिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। स्त्री में स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग में पुरुषवाची का और नपुंसक लिंग में बेजान वस्तुओं का बोध होता है। तो स्त्रीलिंग का पूछा है तो स्त्रीलिंग का महान का स्त्रीलिंग पूछा है तो महान का होगा महती। क्या होगा भैया? महती। और हिंदी को आप लोग ये मत सोचना कि ओवर कॉन्फिडेंस ले लें कि हिंदी के हम जो है 9 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं, आराम से कर देंगे। देखिए हिंदी भी अपने आप में एक बहुत कठिन भाषा है, इसलिए आप लोग सभी सब्जेक्टों को, जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं, सिलेबस के अनुसार सभी को पढ़िए, ठीक है? क्योंकि हमें तो पढ़ना है और अपना सिलेक्शन लेना है, इसलिए महान का होगा महती। सेकंड ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। और कम से कम मित्रों इस क्लास में आपके क्वेश्चन 13 सही होने चाहिए। अगर आप 13 सही कर पाते हैं तो सोच लेना कि आप लोग जो है क्वालिफाइंग पेपर को कर पाएंगे, आपका पहला पेपर निकल जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए मित्रों, कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। देखो कवित्री का, कवि का पूछा है तो कवइत्री होगा। देखो य पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, सही से देख लेना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे प्रश्नों को गलत करा देती है, नंबर को भी गलत करा देती है, ठीक है? तो इसका सेकंड ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। और अच्छे से देख लेना कवित्री, जैसे ये भी आ जाता है। अभी तो कवि पूछा है, रचयिता पूछा है, ठीक है? तो बहुत से अभ्यर्थी हमारे रचयिता ऐसे लिखते हैं कि ये सही है ना, हाँ ये गलत है, ठीक है? यहाँ पर आपका नंबर कट जाएगा। अगर रचयिता की पूछते हैं तो आपको रचयिता इस तरीके से लिखना है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मित्रों नेता का जो स्त्रीलिंग है वो आपका नेत्री होगा। क्या होगा? नेत्री होगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो होगा विदुषी। क्या होगा? विदुषी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आएगा आपका एक गद्यांश, ठीक है? गद्यांश बहुत ही आसान होता है अगर आप अच्छे से करेंगे तो। इसमें प्रश्न होंगे और उसके आंसर आपको इसी के अंदर से देने होंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? देखो शीर्षक, तो अब इसमें आपको देखना है, पढ़ना है। प्रश्न पढ़ लिया, अब आप देखिए। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोगलिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम स्वासीन होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो अब आपको पता हो गया होगा, क्योंकि इसमें नारी के बारे में ज़्यादा कहा गया है, वो भी भारतीय नारी के बारे में। तो देखिए, भारतीय नारी, नारी की महत्ता, नारी और देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने अगर आंसर पहले को चुना है तो बिल्कुल सही है, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतीय नारी। नेक्स्ट है, भारतीय नारी के गुण हैं। तो देखिए, गुण इसी में आ गए हैं, भारतीय नारी त्याग, बलिदान और साहस, ठीक है? ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया है। तो देखिए, भारतीय नारी के गुण त्याग एवं शक्ति भी है, बलिदान भी है, साहस एवं सेवा भी है। इसलिए आपने अगर 4 ऑप्शन को चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा? तो देखिए, नारी की शक्ति के आगे आपको सिर्फ यही देखना है गद्यांश के अंदर, और आपको आंसर यहीं पर मिल जाएगा कि नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये भारतीय नारी त्याग बलिदान का साहस है, बाती पुरुष तथा कारण अर्धांगिनी व्यवस्थापिका देवी कही जाती है। भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के समय ऐसी प्रज्वलित उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष अपना मार्ग ढूंढा। तो देखिए, उसकी शक्ति के आगे यमराज को भी हारना पड़ा। देखो, आंसर यहीं पर मिल गया और
आप लोग इधर उधर भटकते हैं। आपको प्रश्न के आंसर इसी के अंदर से देने हैं, अपने दिमाग से नहीं देने कि आपने देख लिया उसमें ये पूछ रहा है, यमराज नहीं होगा। आपको गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश के अंदर से ही आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसका सही आंसर जाएगा, नारी शक्ति के आगे यमराज को हारना पड़ा। अगर आपने 3 क्वेश्चन को आंसर सही मारा है तो बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है। तो भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान जहाँ नारियों का सम्मान हो, जहाँ नारियाँ संपन्न हो, जहाँ नारियाँ सौभाग्यशाली हो, जहाँ नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हो। तो जहाँ नारियों का सम्मान हो, भारतीय संस्कृति देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र देवता निवसति। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप क्या है? तो मित्रों, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है, देवी है, अर्धांगिनी है, सहचरी नहीं, लक्ष्मी है। आप लोग एक बार गद्यांश देखेंगे, वहाँ पर दिया गया है, इसलिए आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा, निशाकर, वनचर, तमचोर नहीं, निशाचर। जो रात में विचरण करते हैं वो प्राणी कहलाते हैं निशाचर। तो कमेंट में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी? बीपीएससी की क्लास जो भी आपकी परीक्षा होगी, क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो खाने योग्य न हो। जो खाने योग्य न हो तो वो हो जाएगा आपका अखाद्य। अगर क्वेश्चन में आ जाए जो खाने योग्य हो तो क्या होगा, वो आप कमेंट में बताना। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है ये न वाली चीज़ को आपको बहुत अच्छे से देखना है। जो खाने योग्य न हो तो वो अखाद्य हो गया, और अगर जो खाने योग्य है तो उसे क्या कहेंगे, वो आप कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है 28वां, जिसके पास घर न हो। तो जिसके पास में घर नहीं, ग्रही, अभिषेक, अकिंचर, अनिकेतन। तो जिसके पास में घर नहीं है वो कहलाएगा आपका अनिकेत। ठीक है, क्या कहलाएगा? अनिकेत। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। 29वां है इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन सेकंड लास्ट है। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? देखो, नहीं पूछा है, आप क्रोध कर देना, गलत हो जाएगा। अमर्ष, रोष, ये सभी क्या है? समानार्थी हैं किसके? गुस्से के। लेकिन हमसे नहीं पूछा है, इसलिए इसका हो जाएगा अपकर्ष। क्या है? अपकर्ष हो जाएगा। तो इसका जो है 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपकर्ष यानी गुस्से का समानार्थी नहीं है। ये है 30वां लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद मतलब होता है अहंकार। ये पूछा है कि मद का समानार्थी है शिथिल, मद्य, नशा। ठीक है, तो इसमें समानार्थी नहीं पूछा है, इसलिए इसका है गर्व, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग वो वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और मित्रों, अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदी है, ग्रामर, संस्कृत है, इनकी सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति बदलती है। बाकी की देखो समास हैं आपके, संधि हैं, तो आपने एसटेट में पढ़े होंगे, यूपी टेट में पढ़े होंगे, ये सभी ऐसे ही होते हैं, प्रत्यय हुए। ठीक है, तो ये सभी आपको पढ़ने ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही आदर्श केयर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।